सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू चैनल। बच्चा ये अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन में 7 श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस है। ये जो अपना श्योर शॉर्ट सीरीज का प्लेलिस्ट है ना, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। अगर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी फिजिक्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आपको इन 7 क्वेश्चन को एक बारी खुद से ट्राई कर लेना चाहिए। 7 करते हो तो भैया एक्सीलेंट बात है, 6 करते हो तो वेरी गुड, 5 करते हो तो गुड, नहीं कर पाते हो तो आपको यहां से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आपका जैसा भी रिपोर्ट रहता है आप नीचे कमेंट जरूर से कीजिएगा, ठीक है। देखिए, सवाल दिखाने से पहले ना हम एक छोटा सा चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। हमको पता है आप में से कईयों को पता है, बट स्टिल सपोज कीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है और ये हमारे पास एक मास है एंड वर्टिकल प्लेन में है, यानी कि ग्रेविटी आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक बात है सर। अगर तुमने इसको डिस्टर्ब किया, राइट, तो ये आपको एसएचएम करता है। टाइम पीरियड तुम जानते हो इस केस में 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के का आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ओमेगा को आप यहां पर कह देते हो अंडर रूट ऑफ के बाई एम। देखिए, ये सब जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना ही चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये डिस्कस करने वाला कोई पॉइंट था ही नहीं। डिस्कस हमको आपके साथ ये करना है कि भैया स्प्रिंग पहले आपको नेचुरल लेंथ में रहा होगा। कहने का मतलब है कि जब सिर्फ स्प्रिंग होगा, और स्प्रिंग मेरे लिए मासलेस है यहां पर, जब सिर्फ स्प्रिंग था, कोई मास नहीं लटका हुआ है नीचे, तो कोई इसको खींचने वाला नहीं है नीचे। अभी स्प्रिंग आपका नेचुरल लेंथ में है। अभी स्प्रिंग कहां है? स्प्रिंग आपको अभी अपने नेचुरल लेंथ में है। एन फॉर नेचुरल, एल फॉर लेंथ। लेकिन जब तुमने मास लटका दिया और अभी ये मास अगर आपको इक्विलिब्रियम में है, यानी जितना फोर्स ऊपर लग रहा है खींचने वाला, स्प्रिंग फोर्स जितना लग रहा है उतना ही आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg होगा। यानी कि हमको समझ में आता है कि जब आपने ये मास लटका दिया तो स्प्रिंग के अंदर जो ये इलोंगेशन आया है ना x का, ये x हम कैसे निकालते हैं? kx को mg से बैलेंस करके। तो हमको यहां से x कितना निकल के आ जाता है? mg बाई के। और इस पोजीशन को हम लोग बेसिकली कहते हैं मीन पोजीशन, जहां पर बॉडी आपको इक्विलिब्रियम में होता है। और मीन पोजीशन के अबाउट ही जो है हमारा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक बात है सर। सुनने में तो कॉन्सेप्ट बड़ा ही जेन्युइन लगता है हमको, सर ये पता था। ठीक बात है, तो अप्लाई करो। आइए, सबसे पहला सवाल है, और इसी प्रकार का फॉर्मेट आजकल आपको देखने मिलता है आपके एग्जामिनेशन में। यहां पर 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट है? अ स्प्रिंग हैज अ नेचुरल लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर. Spring constant is 500 Newton per meter. A block of mass 1 kg is attached at one end of the spring and other end of the spring is attached to ceiling. The block released from the position where the spring has a natural length 45 सेंटीमीटर. तो आपको सवाल को पढ़ना है, उसके हिसाब से डायग्राम को बनाना भी है। बात समझ में आ रही है? स्प्रिंग का लेंथ कितना है यहां पर? अच्छा, ये आपको ब्लॉक है 1 kg का। हमको प्रश्न में साफ साफ कह रहा है कि भैया जब स्प्रिंग का लेंथ 45 सेंटीमीटर है, ये कितना है? ये 45 सेंटीमीटर है, तब तुमने इस ब्लॉक को रिलीज किया। जब तुम इस ब्लॉक को रिलीज कर रहे हो, पहले तो ये जानो कि स्प्रिंग आपको इलोंगेटेड है। क्यों? क्योंकि नेचुरल लेंथ 40 सेंटीमीटर था। नेचुरल लेंथ साहब 40 सेंटीमीटर था। तो यहां पर एक काम करते हैं, ऊपर से ना 40 सेंटीमीटर नीचे मार्क करते हैं, यानी कि यहां तक अगर इस ब्लॉक को आप हटा दो और स्प्रिंग को आप छोड़ दो, तो स्प्रिंग आपको बेसिकली ऐसे रहना चाहता था अपने नेचुरल लेंथ में। तो ये 40 सेंटीमीटर है, लेकिन अभी ब्लॉक आपको यहां पर है। अच्छा, क्या ब्लॉक अपने मीन पोजीशन पे तो कहीं नहीं है? मीन पोजीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? x इज इक्वल टू एम जी बाई के। अभी जस्ट सिखाया था ना भैया कि मीन पोजीशन कैसे सॉल्व करते हैं। mg क्या है तुम्हारा? मास इज 1, ठीक है। ग्रेविटी 10 ले लो, राइट। स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू योर 500। तो यहां से हमको ये मीटर्स में आ रहा है। एक काम करते, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते ताकि सेंटीमीटर में पता चल जाए। तो ये आपको निकल के आएगा 2 सेंटीमीटर। तो सर हमको पता चल गया है कि भैया ये मेरा नेचुरल लेंथ है, राइट, और नेचुरल लेंथ के नीचे 2 सेंटीमीटर मेरा मीन पोजीशन है। ये साहब मेरे को मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको समझ में आना चाहिए, ये 45 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है। मतलब नेचुरल लेंथ से यहां तक 5 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है साहब ये 3 सेंटीमीटर। सो बेसिकली आपका जो अभी ये 1 kg का ब्लॉक है ना, वो मीन पोजीशन से भी नीचे है 3 सेंटीमीटर।
और ब्लॉक आपको अभी रेस्ट पे था, आपने ब्लॉक को छोड़ा है, रिलीज किया है। तो ये तो सर वही बात हो गई है कि मीन पोजीशन के अबाउट ये जो ब्लॉक है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, और एम्पलीट्यूड जो है वो 3 सेंटीमीटर का हो गया है। भैया ये ना करते हो, ये आपका मीन पोजीशन होता है, ये मेरा x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू माइनस ए, और इसके अबाउट मेरा बॉडी एसएचएम करता है, राइट। एक्सट्रीम पे आपको बॉडी रेस्ट पे था, यहां पे बॉडी रेस्ट पे है, मीन पोजीशन को जब क्रॉस करेगा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और मीन पोजीशन के ऊपर कितना जाएगा, 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। बात समझ में आई? तो सर एम्पलीट्यूड इज 3 सेंटीमीटर, द ब्लॉक परफॉर्म एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर। ये तो बिल्कुल ही गलत है। द ब्लॉक विल हैव मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ दिस मच। अब ध्यान से समझिएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी आपको होता है a इंटू ओमेगा। नाउ एम्पलीट्यूड इज 3 एंड व्हाट इज ओमेगा माय डियर फ्रेंड? ओमेगा इज योर अंडर रूट ऑफ k बाई एम। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? 500। मास कितना है? 1, यानी ये आपको हो जाएगा 10√5। तो आपने यहां पर मल्टीप्लाई किया है 10√5, और ये सेंटीमीटर में था, यानी कि आपको स्पीड भी आ रहा है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, यानी ये वाला स्टेटमेंट आपको सही था। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है आपको? ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करोगे तो 500, एंड एम्पलीट्यूड इज योर 3। इसको 100 से डिवाइड कर दो ताकि आपको मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में आ जाए, जो कि मेरे पास है यहां पर ऑप्शन नंबर आर में, स्टेटमेंट आर में। सही है ये स्टेटमेंट आपको। द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग विल बी 0। समझिएगा, क्या स्प्रिंग जब ये ब्लॉक आपको एसएचएम कर रहा है, क्या कभी भी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आया था? आया सर। क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन से और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा 3 सेंटीमीटर तक, यानी कि नेचुरल लेंथ को क्रॉस करेगा, और नेचुरल लेंथ पे जब ब्लॉक रहा होगा तो स्प्रिंग में 0 पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, और उससे कम हो नहीं सकता। स्प्रिंग में नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। तो भैया ये भी आपको सही स्टेटमेंट है, यानी QRS ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। सीखने बहुत कुछ मिलेगा, हम आपको पहले ही बोल दिए थे शुरुआत में सेशन में, ठीक है। बढ़िया है साहब। देखिए आपके पास यहां पर एक ब्लॉक है, ये आपको ब्लॉक का मीन पोजीशन था, यानी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में यहां पर रहता। आपने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया है बाई ए, ठीक है, यहां पर है। आपने अब ब्लॉक को रिलीज किया, तो ब्लॉक क्या करेगा? ब्लॉक जाएगा, मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, ठीक है, लेकिन a/2 तक पहुंचते पहुंचते ब्लॉक के पास कुछ वेलोसिटी होगी। एट x इक्वल्स टू a/2 ब्लॉक के पास कुछ वेलोसिटी होगी, लेकिन फिर वो दीवार से टकराएगा और पलटी मारेगा। तो हमसे वही पूछा है, द स्पीड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर द फर्स्ट कोलिजन। तो कुछ नहीं, तुमको पहले तो ये पता करना है कि एट x इक्वल्स टू a/2 ब्लॉक की वेलोसिटी क्या थी जस्ट बिफोर कोलिजन, और वो वाली वेलोसिटी का तुमको इक्वेशन आता है ना भाई साहब, अंडर रूट k/m अंडर रूट एम्पलीट्यूड इज a और x इज a/2, तो ये हमको हो जाएगा भाई साहब a²/4। ठीक बात है सर। अच्छा, एंड ये अगर तुमको ब्लॉक v से टकराया तो कितने से लौटेगा? e इंटू वी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमको दिया हुआ है 0.5, यानी जिस स्पीड से हमको वो लौटा है, जो मेरा आंसर होगा ना, दैट इज इक्वल टू योर 0.5 टाइम्स v, यानी कि भाई साहब v/2। अब आपको बस इसको सॉल्व करना है। 1/2 अंडर रूट ऑफ k, व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट, उसको k ही रहने दो, m को m ही रहने देना पड़ेगा अपने को। ठीक बात है। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमको हो जाएगा कितना? ये हमको हो रहा है 3a²/4, राइट। a को तुम बाहर निकाल लोगे, a को बाहर निकाल लिया, ये आपको हो जाएगा 3k, और ये हो जाएगा हमको 16m, यानी सर 3k/16m, तो n की वैल्यू यहां से 3 आ जाएगी। ये सवाल तो आपको डुएबल लगा होगा। हाँ सर, इस वाले में सर हमने आंसर निकाला, इसको भी तुम कर लोगे। ये भी आपको टिपिकल वैरायटी है, स्टैंडर्ड वैरायटी है। A simple pendulum oscillating in air has a time period capital T. The bob of pendulum is completely immersed in a non-viscous liquid. The density of liquid is 1/16 of the material of the bob. If the bob is inside liquid all the time, its time period of oscillation is how much? अच्छा, हवा में जो टाइम पीरियड होगा that is 2π अंडर रूट ऑफ L/G। लेकिन जब तुम्हारा वही बॉब, जब तुम्हारा ये जो बॉब है
आपने इसको लिक्विड में डाल दिया है पूरे तरीके से और फिर वो आपको ऑसिलेट कर रहा है, तो यहां पर अब इसमें आपको दिखाना पड़ता है जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या होगा कि इफेक्टिवली धागे का टेंशन नहीं, तुम तो ऐसा समझो कि इफेक्टिवली इस बॉब को नीचे कितने फोर्स से खींचा जा रहा है। तो भैया धरती माँ का प्रेम mg और ऊपर लगेगा इसके ऊपर बॉइंट फोर्स, राइट। तो जी इफेक्टिव कैसे दिया जाता है? जी इफेक्टिव इज नथिंग बट योर mg माइनस बॉइंट फोर्स डिवाइडेड बाई मास। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि धागे का टेंशन अपॉन मास, ऐसे भी याद कर लो। टेंशन जो होगा तुमको इस धागे में, टेंशन प्लस एफ बी इज इक्वल टू एम जी, यानी टेंशन इज एम जी माइनस एफ बी। सो टेंशन अपॉन मास ऑफ द बॉब इज योर जी इफेक्टिव। अच्छा, अब मास इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी माइनस व्हाट इज बॉइंट फोर्स, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लेकिन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1/16 ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सो रो एस बाई 16 वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। तो ये आप सॉरी सिर्फ इतना आएगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम, क्योंकि नीचे आपको मास है। तो ये भाई साहब हमको निकल के आ रहा है 15/16 इंटू जी। तो ये मेरा आ गया जी इफेक्टिव, यानी कि जो नया टाइम पीरियड होएगा दैट इज इक्वल टू योर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई 15g टाइम्स योर 16। अच्छा, अब क्या करना है, इनको और इनको आपस में डिवाइड कर दो। नहीं डिवाइड करना है तो एक काम करो, टी प्राइम इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 16/15 मल्टीप्लाइड बाई, और बाकी जो टर्म है वो आपको कैपिटल टी के बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा 4t डिवाइडेड बाई 15, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर ए में हमको दिख रहा है। क्लियर एकदम? ये जी इफेक्टिव का फंडा ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा ध्यान से देखिए, 4 स्टेटमेंट है, बताना कौन कौन सा अपने को करेक्ट है। 3 simple harmonic motions in same direction having the same amplitude a and same period, यानी कि भैया सेम ओमेगा और एम्पलीट्यूड भी सबका सेम है a, ठीक है। ये बेसिकली सुपर पोजिशन ऑफ SHM का सवाल है। इफ ईच डिफर्स इन फेज फ्रॉम द नेक्स्ट बाई 45 डिग्री, तो इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है? अच्छा, इसमें अपन है ना फेजर वाला इस्तेमाल करते हैं कि भैया एक का जो एम्पलीट्यूड है a है, एक को हमने रेफरेंस ले लिया है, तो दूसरा जो आप बनाओगे वो 45 डिग्री पहले वाले से आगे है। दूसरा जो आपने बनाया वो पहले वाले से 45 डिग्री आगे बनाया, और जो तीसरा तुम बनाओगे, तीसरा जो बनाओगे वो इस वाले से 45 डिग्री आगे है। यही ना सवाल में बोला गया आपको। अच्छा, इस प्रकार से तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा भाई साहब, ए और ए का रिजल्टेंट जो होगा ना वो इसी डायरेक्शन में होगा, दैट इज √2a। तो √2a प्लस ए, यानी कि ए कॉमन ले लिया तो a इंटू 1 प्लस √2, यानी ये वाला स्टेटमेंट हमको सही है। ठीक बात है सर। एंड आपका जो एनर्जी होता है ना दैट इज प्रोपोर्शनल टू योर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर नया एम्पलीट्यूड इतना है तो जो नया टोटल एनर्जी होगा ना दैट इज प्रोपोर्शनल टू योर इसका स्क्वायर। तो भैया 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसका करो स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो 1 + 2 + 2√2, सो 3 + 2√2 टाइम्स आपका एनर्जी हो जाएगा, यानी ये भी हमको सही स्टेटमेंट है। अच्छा, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमको आएगा वो इस डायरेक्शन में है, जो कि रेफरेंस वाले से 45 डिग्री आगे है, ना कि 90 डिग्री। तो ये वाला मेरा गलत है। द रिजल्टिंग मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक, ये तो अपने आप में ही गलत है। ठीक है, जो आपका रिजल्टिंग है वो भी आपको सिंपल हार्मोनिक ही रहता है। कुछ बच्चे इसको है ना हर किसी का एक एक इक्वेशन लिखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि सर पहले वाले का इक्वेशन ले लो ये वाला, दूसरे वाले का सर फिर इक्वेशन हो जाएगा x sin ω_t + π/4, और तीसरे वाले का हो जाएगा सर a sin ω_t + π/2, और फिर तीनों को ऐड करते लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये जो अप्रोच है वो आपको सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, बेस्ट है। अच्छा देखिए, ये देखिए, ये भी आपको स्टैंडर्ड सवाल है, पूछा जा चुका है पहले भी, तो आपसे होना चाहिए। इसमें क्या बोलता है कि तुम्हारे पास एक प्लेटफॉर्म है, राइट, और इसके ऊपर एक ब्लॉक है, ऐसा ब्लॉक है, राइट, और ये जो आपका प्लेटफॉर्म है ना वो आपको SHM कर रहा है इस प्रकार से। इसको ले लेते हैं मीन पोजीशन, ये आपका मीन पोजीशन है, ये मेरा एम्पलीट्यूड है,
ऊपर वाला और नीचे वाला एम्पलीट्यूड। अच्छा, इसका मास हमको सवाल में दे रखा है 10 kg है, एंड ग्रेविटी बोलता है 9.8, पाई बोलता है 22/7। ठीक बात है। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, अब समझना, इफ अ मास ऑफ 10 kg इज टू रिमेन कंटिन्यूअसली इन कॉन्टैक्ट विथ इट, अगर तुम चाहते हो कि ये जो मास है वो हमेशा प्लेटफॉर्म के साथ कॉन्टैक्ट बनाए रखे, इसके लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM क्या हो सकती है इन हर्ट्ज, मार्क आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर। अच्छा, अब बात को समझिए, तुमने लॉज ऑफ मोशन में वो लिफ्ट वाला सवाल किया है। एलिवेटर होता है, उसके अंदर प्राणी होता है, जब लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता है, जब लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होता है, तब इंसान को लाइटर महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उस केस में धरती माँ का प्रेम mg, लिफ्ट इस पे लगाया नॉर्मल n, तो आप लिखते हो ना mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू ma, यानी कि नॉर्मल इज इक्वल टू mg माइनस ma। तुम जैसे जैसे एक्सेलरेशन लिफ्ट का बढ़ाते हो, नॉर्मल कम होता जाता है, और अगर a मेरा g के बराबर हो गया तो नॉर्मल 0 हो जाएगा और कांटेक्ट छूट जाएगा। यानी कि जब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g के बराबर होगा, उस मोमेंट पे जस्ट कांटेक्ट छूटा है, यानी वो लिमिटिंग केस हो गया है मेरे लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में। सेम टू सेम यही चीज अपन यहां पर भी इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि भैया आपका जब ये प्लेटफॉर्म अपने एक्सट्रीम पे रहेगा, उस समय ब्लॉक पे लगने वाला डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, यानी सबसे ज्यादा खतरा इसी पोजीशन पर है। तो अगर यहां बच गए तो हर जगह तुम बच जाओगे। ठीक है, जब ब्लॉक यहां पर होगा तब तो एक्सेलरेशन ऊपर है, तब तो ऐसे भी कोई डेंजर नहीं है, उस समय तो नॉर्मल बढ़ जाता है। डेंजर होगा जब ये सबसे टॉप पे होगा, यानी कि हम लिमिटिंग केस के लिए बात कर सकते हैं कि भैया इस ब्लॉक का जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो हमको g के बराबर हो गया है। सो g इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a फॉर लिमिटिंग केस, यानी कि सर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g बाई a, एंड ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई f, यानी f इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ g बाई a। अब यहां पर करना है कैलकुलेट। अरे हम तो क्या बोल रहे हैं ना, इनको छोड़ो, इन्होंने क्या दिया हुआ है, अंत में हमको जब अप्रोक्सीमेट करना है, राउंड ऑफ करना ही है, तो क्यों नहीं पहले कर लो। तुमको ये सब पता है ना कि g का अंडर रूट जो है वो पाई के आसपास होता है। तुमने कभी ना कभी सीखा होगा कि पाई का स्क्वायर इज रफली क्लोज टू g, यानी g का अंडर रूट पाई के जब बराबर है तो मर गया, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई, और एम्पलीट्यूड कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 0.01, तो भैया ये ऊपर जाएगा तो 100, बाहर आएगा तो 10, यानी कि 5 हर्ट्ज। खत्म, ऑप्शन नंबर बी। आया आनंद? मजा आना चाहिए। चलिए देखिए, ऐसा सवाल आपको पहले आ चुका है, अगर तुमने ढंग से PYQs किया है ना तो इस प्रकार का सवाल आपने देखा होगा। कौन से साल में देखा है जरूर से आप नीचे में कमेंट करके बताइएगा। A pendulum of length L and bob of mass M has spring of force constant K connected horizontally to it and a distance h। एक काम करते हैं, हम खुद ही इसका डायग्राम दोबारा से बना देते हैं, राइट। तो एक ऐसा बनाया हमने, एक ऐसा बनाया, चित्र के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा वाइट ले लो इसको, ये ऐसा है ना, यहाँ पर एक बॉब लटका दो, बॉब का सिर्फ बॉब का मास है, ये रॉड मासलेस है, और यहाँ पर तुमने स्प्रिंग लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ ये जो लेंथ है वो हमको h है, रॉड का जो लेंथ है वो l है, इसका मास जो है सर वो हमको m है। फिर आपने क्या किया, आपने इसको स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है थीटा का, और हमसे सवाल में प्रश्न में पूछ रहा है सिर्फ फ्रीक्वेंसी, हमसे f पूछा है, ओमेगा नहीं पूछा है। तो आप क्या करते हो ऐसे सवालों में, ध्यान से समझ लीजिए, आप ऐसे प्रश्नों में इसको छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हो। हम डायग्राम में कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में ये थीटा बहुत 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 छोटा है। ठीक है, तो आपने यहां पर एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, जिस कारण से अब ये स्प्रिंग आपको यहां पर है, तो भैया इतना का इलोंगेशन हुआ है स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग यहां पर एक फोर्स लगा रहा है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा। अच्छा, what is the spring force? K into x. what is x? what is the elongation? ये लेंथ कितना है रे बाबा, ये h है, ये थीटा है, तो ये लेंथ आपको h into थीटा नहीं हो जाएगा, जस्ट लाइक अ आर्क लेंथ, है ना।
लेकिन बहुत छोटा है तो आप यहाँ पे इसको एच थीटा लिख पाएंगे। तो सर ये एक्स हमको हो गया है एच इंटू थीटा, ये हमको हो गया स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, यहां आपको लग रहा है धरती माँ का प्रेम mg। अब ये जो फोर्स है वो भी इस रॉड पे इस डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहा है, और ये जो फोर्स है ना वो भी इसी सेंस में टॉर्क लगाएगा। तो ये है टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस इज योर टॉर्क ड्यू टू द स्प्रिंग फोर्स। सो दोनों का टॉर्क लिखो, दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, है ना, यही दोनों आपको रिस्टोरिंग टॉर्क है। तो सर ये वाला स्प्रिंग वाला फोर्स का टॉर्क क्या लिखोगे? स्प्रिंग फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज योर h। तो ये बेसिकली हो जाएगा आपको इतना स्क्वायर h स्क्वायर प्लस mg का जब टॉर्क लिखोगे तो mg मल्टीप्लाइड बाई ये वाला जो आपका डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा। हम लोग p पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितना आपको हो जाएगा? रॉड का लेंथ l है, ये एंगल थीटा है, यानी कि l इंटू थीटा। तो ये हमको हो गया l इंटू थीटा इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सिर्फ ये पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, रॉड तो मासलेस है, यानी ml स्क्वायर इंटू अल्फा। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो बेटा अल्फा इज इक्वल टू योर के एच का स्क्वायर प्लस योर एम जी एल डिवाइडेड बाई एम एल स्क्वायर इंटू थीटा, और यही टर्म हमको बेसिकली ओमेगा स्क्वायर कहलाता है। यानी ओमेगा जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के एच स्क्वायर प्लस एम जी एल डिवाइडेड बाई एम एल स्क्वायर। लेकिन हमको चाहिए फ्रीक्वेंसी, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो एफ इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा आपको 1/2 पाई। लेकिन ऑप्शंस को देख के लग रहा है कि भैया हमको एल को बाहर निकालना पड़ेगा, तो ये वाले एल स्क्वायर को अगर हम लोग हटा दें और इसको बाहर चेप दें, ठीक है, इसको सेपरेट करोगे तो के एच स्क्वायर बाई एम, और इसको सेपरेट किया तो सिर्फ जी एल बचेगा। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या हमको? यहाँ पर 1/2 पाई एल, जी एल बचेगा, के एच स्क्वायर बाई एम। तो मेरे लिए ऑप्शन नंबर डी जो है सर सही बैठ रहा है। क्लियर? एकदम बढ़िया है। आखिरी सवाल देखिए, आनंद आएगा उसके अंदर, लेकिन आपको करना है बड़ा ही सोच समझ के, है इंटरेस्टिंग। अब देखिए, वो जो आपके 1-2 सवाल होते हैं ना पेपर में, रैंक डिसाइडर वाले सवाल, ये आपको वैसा सवाल है। 2 स्मॉल बॉडीज, और अगर आप इसको कर पाते हैं तो जरूर से नीचे आप कमेंट भी कीजिएगा, है ना, शर्माना नहीं है। 2 small bodies of mass 2 kg each hang on a spring of force constant 200 न्यूटन पर मीटर। इसका हम एक फ्रेश डायग्राम भी बना देते हैं आपके लिए। देखिए, ये अपना सीलिंग है, ठीक है, ये हमारा स्प्रिंग खटक खटक खटक, यहां पर एक ब्लॉक है, एक धागा है, धागे का लेंथ हमको 10 सेंटीमीटर सवाल में दे रखा है, यहां पर सेम मास है। अच्छा, दोनों ही मास मेरे ख्याल से 2 किलो का है, ये भी 2 केजी का है, ये भी 2 केजी का है। अच्छा, फिर आपने क्या किया? आपने इस धागे को जला दिया। इस धागे को जलाया भैया, ये ब्लॉक अब आपको ऊपर भागेगा, अभी सिस्टम रेस्ट पे है, ठीक है। आपने जैसे धागे को यहां से उड़ा दिया तो अब तो ये 2 केजी के ऊपर एक एक्स्ट्रा 2 केजी का फोर्स तो है नहीं, यानी कि अब स्प्रिंग फोर्स इसको ऊपर की तरफ खींचेगा। तो ये वाला तो भैया इंडिपेंडेंटली अपना एसएचएम करेगा और ये वाला फ्री फॉल करेगा। हमसे कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बॉडीज इन सेंटीमीटर व्हेन द टॉप बॉडी फर्स्ट अराइव्स एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन। इफ द डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 16 इंटू एन, तो एन की वैल्यू क्या है? सवाल समझ में आया? आपने जब इसको जलाया तो ये फ्री फॉल करेगा और ये वाला बॉडी आपको एसएचएम कर रहा है और ये ऊपर जा रहा है। मान लीजिए ये मैक्सिमम यहां तक जा पाया, ठीक है, तो जितनी देर में ये यहां पहुंचा है उतनी देर में ये वाला प्राणी शायद यहां तक गिर गया है, तो ये डिस्टेंस हमको बताइए। ठीक बात है सर। अच्छा सर, हवा तक नहीं लगा सर इसमें, करे तो करे क्या? कुछ नहीं करना है, तुम देखो एक बार। मान लीजिए कि सर यहां पर स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, यानी कि अगर ये दोनों वजन नहीं रहता तो स्प्रिंग आपको नेचुरल लेंथ में ऐसे रहता। ठीक बात है, यानी कि अभी स्प्रिंग में इलोंगेशन कितने का है? ये मेरा नेचुरल लेंथ का पोजीशन है। अभी स्प्रिंग में कितने का खिंचाव है? टोटल mg अपॉन k। टोटल mg कितना हो जाएगा? 4 इंटू ग्रेविटी 40 अपॉन k, और k की वैल्यू है 200। इसको 100 से मल्टीप्लाई करें ताकि सेंटीमीटर में हमको निकल के आ जाए। तो ये मरा, तो सर ये आ रहा है हमको 20 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक बात है सर, हमको आइडिया लग गया है कि ये है 20 सेंटीमीटर। लेकिन
जैसे ही तुमने इसको जला दिया, जला दो इसको, ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा, ये 10 सेंटीमीटर था, आपने इसको जैसे ही जलाया, अब समझना, जब तक ये धागा कनेक्टेड था ना तब तक यही था मीन पोजीशन, ठीक है, लेकिन आपने धागे को जला दिया, अब क्या ये 2 kg का यही 20 सेंटीमीटर इक्विलिब्रियम पोजीशन है? नहीं, क्योंकि अब जो नया इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वो नेचुरल लेंथ से कितना नीचे होगा, mg/k, अब सिर्फ 2 kg है, यानी कि 20/200 इंटू 100, यानी कि साहब 10 सेंटीमीटर। मतलब सर ये हो गया है मीन पोजीशन, और ये है साहब अपने को 10 सेंटीमीटर, एंड लकीली ये टोटल क्योंकि 20 था तो ये वाला भी हमको 10 सेंटीमीटर है, यानी कि जैसे ही आपने धागे को जला दिया, ये जो ब्लॉक है वो मीन पोजीशन से 10 सेंटीमीटर नीचे है। तो ये जो 2 kg का ब्लॉक है वो मीन पोजीशन के अबाउट अभी एसएचएम करेगा, राइट, और 2 kg अभी है तो रेस्ट पे, तो ये 2 kg कितना ऊपर तक जा पाएगा, मीन पोजीशन के ऊपर भी 10 सेंटीमीटर, राइट। तो ब्लॉक को यहां तक जाने में, ब्लॉक को अपने एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जाने में कितना समय लगता है, टोटल टाइम पीरियड का आधा, यानी कि π√m/k। हाँ जी सर, व्हाट इज पाई, पाई को पाई रहने दो फिलहाल के लिए, व्हाट इज m 2 एंड व्हाट इज k 200, ठीक है। तो भाई साहब ये हमको हो जाएगा π/10 सेकेंड्स, ठीक है। तो इतने देर में ए वाला जो ब्लॉक है वो कितना नीचे गिर गया, इसका इनिशियल स्पीड 0 था, तो सर ये कितना नीचे डिस्प्लेसमेंट किया है s, u इसका 0 था तो हाफ AT², हाफ फ्री फॉल कर रहा है तो ग्रेविटी 10 है, और टाइम का स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर, पाई का स्क्वायर अपॉन 100। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया पाई का स्क्वायर जो है ना वो 10 के बराबर है, हमको सवाल में दिया हुआ है, तो यानी कि ये मरेगा, दिस इज अ 0.5 मीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर। तो भैया ये ब्लॉक 50 सेंटीमीटर नीचे गिरा जब तक ये वाला ब्लॉक यहां तक पहुंचा। तो सर यहां से लेके पूरा यहां तक का दूरी कितना है, अब देखना, ये 20 + 10 30 + 50 इज 80 सेंटीमीटर। तो भैया ये 80 होना चाहिए, यानी n की वैल्यू कितनी होगी, 5, ठीक है। ध्यान रखिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।